अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब, चेयरमैन हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स के, माहिर तालीम हैं, पाकिस्तान के अजीम साइंसदान हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। पिछले 48 से 72 घंटों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब लगता है कि फ्रंट फुट पे आ गए हैं और जो उनका एहतसाब और शफाफियत का मिशन है उस पर पूरी तरह गामजन हैं। बहुत अहम फैसले हुए आटा चीनी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने के बाद, और हमने ये भी देखा कि जहांगीर खान तरीन साहब, उसके अलावा जो दीगर शुगर मिल्स हैं उन पर FIA के छापे और कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ काबीना में भी तब्दीलियाँ की गई हैं, बहुत से अहम वज़रा हैं जिनके कलमदान बदल दिए गए हैं। बिलाखिर चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब जो हैं, बाज़ाब्ता तौर पर अब उन्हें ओहदे से उनके तकर्रुरी को ख़त्म कर दिया गया है और नौशीन जावेद साहिब अब FBR की नई चेयरपर्सन हैं। ये कुछ फ़ैसले हुए हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने आज एक केस में जो हुकूमतों की कारकर्दगी है कोरोना की वबा को लेके, उस पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे निज़ामी साहब। लेकिन सबसे पहले जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, वो तकरीबन कोई 3520 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं और इसी तरह 52 जो हैं उनकी अमवात हो चुकी हैं, 257 के करीब रिकवर कर चुके हैं। ये भी एक मामला पैरेलल चल रहा है और लॉकडाउन की कैफियत भी है। लेकिन अगेन जब लॉकडाउन से मुतालिक पूछा जाता है तो यही कहा जाता है कि अभी इससे मुतालिक कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक आप समझ रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत अवाम कोरोना को लेके इससे नबर्द आज़मा है वो तसल्ली बख्श है? लोग तो अमूमी तौर पे मुतमिन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के बारे में भी एक गुमू है कि नहीं है भी और नहीं भी है जी। सिर्फ सिंध में ज़रा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नज़र आता है। बाकी जगह भी मैं स्टूडियो आ रहा था, मैंने देखा कि बहुत जगह लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी हो रही थी खुल्लम खुल्ला। जी, लोग इकट्ठे हुए हैं, ख़ास तौर पे ओपन चीज़ें जहाँ बिक रही हैं रोज़मर्रा की, वहाँ जी मोटरसाइकिल पे डबल सवारी भी चल रही है, उस तरह मास्क की भी उस तरह पाबंदी नहीं हो रही। जी। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब से पूछने वाली हैं, वो बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने अगले दिन इस खदशे का आज़हार किया था कि ये 1 लाख से तजावज़ कर सकते हैं जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस हैं, और आपकी ये जो टेस्टिंग के बारे में जो आपकी इत्तलात हैं उनसे लगता है कि ये टेस्टिंग जो है बड़ी ही बहुत इनएडिक्वेट है, और शायद इस वजह से आम तासर ये है कि पूरी तरह अमूमी तौर पर जो असल पिक्चर है वो इससे बहुत ज़्यादा गंभीर है जो अवाम को बताई जा रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरा ख्याल था वो आज जो बयान दिया है सिंध चीफ मिनिस्टर ने, उससे लगता है कि जो मैं उस वक्त क़यास आराई कर रहा था वो बिल्कुल सही थी। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इन्होंने सिंध में आज जो ऐलान किया है कि तकरीबन 8900 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 890 के लगभग पॉजिटिव आए हैं। ये तो जिसका मतलब 10%। जी 10% का मतलब है अगर यही शरह सही, क्योंकि आपने टेस्ट ही 8-9 हज़ार किए हैं, तो इसका मतलब 10% का मतलब ये है कि इस वक्त अगर यही शरह अगर दूसरे सूबों में भी अगर हो तो 22 करोड़ में से इस वक्त 2 करोड़ 20 लाख या कम से कम 2 करोड़ जो हैं वो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं। ये बहुत ही खौफनाक फिगर है, क्योंकि सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो एक्सपेंशन रेट है, जिस रेट से ये बढ़ रहा है, अंदाज़न 5 से 6 रोज़ में दुगना होती जा रही हैं। तो अब आप देखिए कि अगर आज 2 करोड़ है, अगर इन्हीं फिगर्स को एक्स्ट्रापोलेट किया जाए जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने आज ऐलान किया है, तो ये 2 करोड़ से 4 करोड़ 6 रोज़ बाद, और उसके 6 रोज़ बाद फिर 8 करोड़ और फिर 16 करोड़, और फिर देखिए क्या मतलब कि द होल थिंग इज एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है ये, और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। एक तो टेस्ट हम बहुत कम कर रहे हैं, हमें रोज़ाना 1 लाख टेस्ट कम से कम करने चाहिए थे, हम हार्डली 3-4 हज़ार टेस्ट भी मुश्किल से कर पा रहे हैं पूरे मुल्क में सब सूबों को मिलाकर। तो एक तो बहुत बड़ा चैलेंज ये है, और दूसरा बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास जब लोग जो हैं जब ज़्यादा अलील हो जाएंगे तो वेंटिलेटर्स नहीं हैं, तो उनको हम सही देखभाल नहीं कर सकते। तो ये 2 बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने हैं और इनको हमें फेस करना है।
तो इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। और फिर जैसे आपने कहा, लोग एहतियात बहुत से सही नहीं कर रहे, और उन्होंने लोगों ने समझा नहीं है कि कितना बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है पाकिस्तान, स्पेशली अगले 4-6 हफ्ते में ये बढ़ेगा तेजी से। मेरा अंदाजा है कि लाख, लेकिन इससे भी बढ़ सकता है ये अगले महीने के आखिर तक, अप्रैल के आखिर तक। और फिर देखेंगे पीक कहाँ पे आती है। पीक भी डिपेंड करेगी कि एहतियात कितना करते हैं, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगा। ये आप जो गंभीर सूरत हाल बता रहे हैं, क्या हम टेस्ट कर नहीं पा रहे, या हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, टेस्टिंग किट्स नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? टेस्ट करने के लिए एक खास इक्विपमेंट होती है जो कि रियल टाइम PCR मशीन होती है। ये आती है कोई 60-70 लाख रुपए की, और ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च सेंटर्स में लगी हुई हैं। मेरे सेंटर में, कराची यूनिवर्सिटी में, जो मेरा इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है, हमने हाल ही में 4 मशीनें इंडस अस्पताल को दी। तो एक मशीन जो है 400-500 टेस्ट रोज़ाना 24 घंटे चलाई जाए तो कर सकती है। तो इससे उनकी कैपेसिटी जो है इंडस अस्पताल की, ये 800 से बढ़कर रोज़ाना 2500 पे पहुँच गई। इसी तरह इस वक्त कई 100 मशीनें मुल्क में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च सेंटर में मौजूद हैं। मेरी राय ये है कि फौरी तौर पे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, उनको चाहिए कि ये जितनी मशीनें अवेलेबल हो सकती हैं वो वहाँ से लेके, और जिन हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ हैं टेस्टिंग की, फैसिलिटी भी हर जगह टेस्ट नहीं कर सकते, ये बायो सेफ्टी लेवल BSL लेवल 2 या 3 होना चाहिए जहाँ पे आप टेस्ट करते हैं। तो जहाँ जहाँ ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनके पास फौरी तौर पे एग्जिस्टिंग मशीन्स दे के वहाँ पे इंस्टॉल करवाएं, और जो इदारे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए की ग्रांट दे दें। अगर 100 भी दे देते हैं तो 1 अरब रुपए हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100 मशीनें भी आ जाती हैं, लेकिन आपकी एक साथ रोज़ाना की अगर 100 मशीनें दे देते हैं तो आप फिर इस वक्त अगर एक मशीन 400 टेस्ट करती है तो 100 मशीनें देते हैं तो आपकी फ़ौरन 40,000 टेस्ट रोज़ाना की काबिलियत फौरी तौर पे पैदा हो सकती है। ये 2-3 रोज में हो सकता है, इसमें लंबे टाइम की जरूरत नहीं है। ये बताइए, कोई अभी तक ऐसे लगता है कि गू की कैफियत में हम कोई पॉलिटिकल विल का फुकदान नज़र आता है या कमी नज़र आती है? मसलन आज असद उमर साहब कहते हैं कि पता नहीं लॉकडाउन में कमी हो गई है, इजाफा कुछ नहीं कह सकते। भैया आप लीडर हैं, पाकिस्तान के वज़ीर हैं, अगर आप ये कहेंगे तो बाकी लोग कहाँ गए? इमरान खान साहब कहते हैं कि लॉकडाउन खोल देंगे 14 अप्रैल को। एक चीनी वज़ीर आए हैं, वो कहते हैं कम से कम आपको इसके बाद 1 माह और रखना पड़ेगा। तो ये तो एक जो कन्फ्यूजन की शिकार है हमारी पॉलिसी पर। देखें आप, एक तरफ हमारे पास है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, फिर एक NCOC एक और उसकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी बन गई है। तो ये क्या हो रहा है? ये आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? और लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं वो न्यूयॉर्क के मेयर की तरह, वो गवर्नर की तरह, बल्कि जो है कोमो जो है वो तो लीड ले रहे हैं, लेकिन बाकी मामलात जो हैं कुछ थोड़े सुस्त हैं। बात यह है कि हेल्थ क्योंकि डिवॉल्व हो चुका है और ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फंडिंग हेल्थ की सारी प्रोविंसेस के पास है, पॉलिसी हेल्थ की सारे प्रोविंसेस के पास है 18वीं अमेंडमेंट के तहत। तो ये सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको एक्ट करना है इस सिलसिले में, और उसमें सबसे पहला जो अहम काम है वो टेस्टिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सकें, ताकि हमें सूरत हाल पता चल सके। आपके पिछले, जैसे मैंने कहा, पिछले 3-4 हफ्ते में मुश्किल से 20,000-25,000 पूरे मुल्क में टेस्ट हुए होंगे। आज पता चल गया सिंध में कोई 8-9 हज़ार टेस्ट हुए हैं सिर्फ इतने दिनों में। आपको लाख टेस्ट रोज़ाना करने चाहिए, ये जो है ये लाजमी है, ताकि आपको पता चल सके, ताकि डेटा आपके पास जब तक सही नहीं होगा, जब तक आप प्लान ही नहीं कर सकते तो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो सारे चीफ मिनिस्टर जितने हमारे मुल्क के हैं उनको एक टारगेट बनाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि नंबर 1 ये जो रियल टाइम PCR मशीन मुहैया करें एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन से। नंबर 2 उन मशीन्स के लिए फिर किट्स लेकर आएँ, ताकि वो ट्रेनिंग उनके चाहिए लोगों को। तो ट्रेनिंग जो है बहुत से इदारे हैं हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। लाहौर में पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है, वहाँ पे हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ग्रांट लेकर वो 1500 टेस्ट रोज़ाना की हम कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक इमरजेंसी सिचुएशन के तौर पे मशीन्स लगानी चाहिए, किट्स मुहैया करनी चाहिए जो कि सर्टिफाइड किट्स हो। उल्टी सीधी मुल्क में किट्स आ रही हैं, सर्टिफाइड किट्स हो, और फिर टेस्टिंग का एक इमरजेंसी के तौर पे शुरू करनी चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, जो हुकूमत की जो पॉलिसी है
कि जो लॉकडाउन है उसको सेलेक्टिव लॉकडाउन कह सकते हैं, सेलेक्टिव लॉकडाउन करें। इसकी पीछे वजह ये है कि अगर आप बिल्कुल कंप्लीटली लॉकडाउन देते हैं तो लोग भूखों से मरना शुरू हो जाएंगे, सब सड़कों पे वैसे ही आ जाएंगे, अफरा तफरी हो जाएगी। ये कर नहीं सकते आपको एक पूरे मुल्क का एक नक्शा होना चाहिए, उसमें हॉट स्पॉट्स होने चाहिए कि कौन से शहरों में, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में और उन जगहों पर उसके अंदर भी हॉट स्पॉट होने चाहिए। जैसे देखें पंजाब गवर्नमेंट ने डेंगू फीवर किस तरह कंट्रोल किया था, वो मोबाइल फ़ोन दे दिए थे और उसके तहत हर जगह हॉट स्पॉट्स थे और उन जगहों पे स्प्रे हो रहा था और कंट्रोल हो रहा था। वही तरीक़ाकार हमें इसको भी कंट्रोल करने के लिए एक बाकायदा प्लान के तहत हमें इसको करना होगा और ये किया जा सकता है। तो दिस कैन बी डन वेरी इजीली। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये सारी सजेशंस दे रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, आप चेयरमैन हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स के। एक तो ये बता दें अपनी जो मिनिस्ट्री आपकी फवाद चौधरी साहब वाली, क्या फवाद चौधरी साहब से भी आपकी इस मामले को लेकर कोई मीटिंग हुई है? आपने NDMA का भी जिक्र किया है कि ये मशीन्स उनको दे दी जाएं, वो आगे फिर दें। तो ये टास्क फोर्स की भी कोई कॉरस्पॉन्डेंस हुई है मुताल्लिका लोगों के साथ अभी तक? जी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक कोरोना वायरस पे भी टास्क फोर्स बनाया है, उसका भी मैं ही चेयरमैन हूँ। और हमने जो मुल्क के जो टॉप साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं उनके तहत एक पूरा प्रोग्राम बनाया है। उस प्रोग्राम के तहत 4 बड़े इनिशिएटिव्स हुए हैं। एक तो ये कि इस वायरस का स्ट्रक्चर मालूम किया जाए, और ये वही है जो वुहान में चाइना में पाया गया था या मुख्तलिफ है। ये स्ट्रक्चर अब कंप्लीट सीक्वेंसिंग हो चुकी है। जमील रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, जो इत्तेफाक से मेरे वालिद के नाम से ही मंसूब है, कराची यूनिवर्सिटी में वाक़ है, पता ये चला है कि इसमें 9 जगह पर म्यूटेशंस हैं। ये 30,000 मॉलिक्यूल्स की एक लड़ी है, मॉलिक्यूलर नेकलेस समझ लें, एक 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके अंदर। तो 9 जगह पे इसमें तब्दीलियां हमने देखी हैं। तो ये दिस नॉट द सेम वायरस जो कि चाइना में पाया गया था। अब उसके इम्प्लीकेशंस क्या है वो अगला ख़त्म है कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, लेकिन तब्दील हो चुका है। एक तो ये हमने किया है। नंबर 2 जो है कि जो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएँ मुल्क में एग्जिस्टिंग ड्रग्स के, जो कि बहुत से आप देख रहे हैं, ट्रंप साहब ने भी ऐलान किया है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह। तो मुल्क में क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में डॉक्टर जावेद अकरम की निगरानी में ये ट्रायल्स आज बल्कि बाकायदा पंजाब के गवर्नर ने उसका इफ्तिताह भी किया है ट्रायल्स का 500 पेशेंट्स पर, और हम कराची में भी करने जा रहे हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल्स ताकि हम जल्द से जल्द दवा ढूंढ सकें। नई दवा को तो भूल जाएं, उसके लिए तो 10 से 15 साल लगते हैं और 4-5 अरब डॉलर खर्च होते हैं और ये पूरा तूफान गुजर जाएगा। वैक्सीन को भी भूल जाएं, क्योंकि वैक्सीन डेवलप करने में भी 1.5-2 साल लगेंगे। लेकिन एग्जिस्टिंग अद्वियात के क्लिनिकल ट्रायल्स करके हम साबित करें कि क्या चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। तो नंबर 2। नंबर 3 वेंटिलेटर्स। जी आप कहिए। जी, नंबर 3 वेंटिलेटर्स फौरी तौर पे चाहिए होंगे। तो हमने कुछ डिज़ाइन अप्रूव कराए हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में कोई 8 रोज़ पहले मीटिंग हुई थी, उसमें 2 डिज़ाइन मंजूर हो गए और उन 2 डिज़ाइन के मंजूर होने के बाद अब जो है उसके प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं ताकि हम यहाँ पे उन डिज़ाइन को फौरी तौर पे हम मैन्युफैक्चर कर सकें। तो तीसरा जो इनिशिएटिव है वो ये लिया गया है। और चौथा जो है, जो सबसे अहम है, वो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएं, जो कि मैंने अर्ज़ किया कि इंडस अस्पताल में बढ़ा दी गई, पंजाब फोरेंसिक साइंस में, और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ाने के ऊपर काम हो रहा है। तो कई एरियाज़ पे हम हमारा टास्क फोर्स काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि इस बारे में बहुत सारे मफरूज़े भी हैं, मिथ्स भी हैं, जिसमें हुक्मरानों का एक तबका भी बिलीव करता है। एक तो ये है कि जनाब ये साउथ एशियंस, इंडिया में भी देखें तो रिलेटिवली कम है केसेस, साउथ एशियंस का जो DNA है उसको कोरोना वायरस, जो आप जिक्र कर रहे थे क्रोमोसोम का, कि ये उस तरह मुतासर नहीं करता जनूबी एशियाई बाशिंदों को, इसलिए ये उस तरह की इससे कैजुअल्टीज़ नहीं होंगी जिस तरह के यूरोप, अमेरिका और चीन वगैरह में हो रही हैं। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये कि जब गर्मी आएगी तो ये वैसे ही मर जाएगा। इस चीज़ का कोई साइंटिफिक कोई है, इसकी कोई ग्राउंड ये सोचने की या उम्मीद करने की? जी, जो पहला मफरूज़ा है वो एक हद तक सही लगता है, क्योंकि अगर आप देखें कि लोग कितनी तादाद है लोगों की जो अफेक्टेड हैं, सिंध का डेटा ही देख लें आज, और फिर ये देखें कि कितनी अमवात वाक़े हो रही हैं। तो वो डेटा के कितने लोग अफेक्टेड हैं वो तो हमारे पास सही है ही नहीं। जितने लोग हैं वो उससे कहीं ज़्यादा हैं यकीनन, जो कि आज पता भी चल रहा है। लेकिन कितनी अमवात वाक़े हो रही हैं ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, क्योंकि जब आखिरी स्टेज पे आ जाता है
पेशेंट तो यकीनन हॉस्पिटल में जाता है, उसको ज़रूरत पड़ती है, तो वो डेटा खासी हद तक एक्यूरेट है। तो ये जो अगर हम अमवात की शरह लगाते हैं तो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में काफ़ी कम अमवात हो रही हैं उसके मुकाबले में जो शरह मगरिब में है। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो वजह ये हो सकती है, और कुछ साइंसी एविडेंस भी है कि ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ BCG वैक्सीन वगैरह बचपन में हमारे लगा दी जाती हैं, जो कि दूसरे ममालिक में नहीं लगाई जाती। दैट बी वन रीज़न। दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये म्यूटेट कर गया है और इतना ज़्यादा मोहलिक नहीं है ये वायरस जो यहाँ पर आया है जितना मगरिब में है। लेकिन मेरे ख्याल से पहली वजह जो है, पहली जो रीज़न है वो ज़्यादा मुनासिब लगती है। दूसरा जो आपने बात करी कि गर्मी के मौसम में, ये मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि कोरोना वायरस की फैमिली के जो ये पहला वायरस नहीं है, इससे पहले सार्स आ चुका है, मर्स आ चुका है, और भी कुछ मेंबर्स हैं, तो उन पे जो गर्मी के मौसम का कोई असर नहीं पड़ा था, और इसका जो जीनियाती जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक उन दूसरे वायरस से मिलता जुलता है। तो मेरे ख्याल से गर्मी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। और सिंगापुर में जो आपने देखा कि वहाँ भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और ऑस्ट्रेलिया में तो गर्मी होती है। ऑस्ट्रेलिया में आई डोंट थिंक कि गर्मी की वजह से कोई खास फर्क पड़ेगा, लेकिन ये रोशनी की किरण ज़रूर है कि यहाँ पर अमवात कम हो रही हैं, और उसकी वजह हमारे अंदर शायद रेजिस्टेंस ज़्यादा है। किस वजह से है वो, एक वजह ये हो सकती है कि बचपन में जो वैक्सीन जो ट्यूबरकुलोसिस की लगी हैं और BCG वैक्सीन हैं, उससे कुछ रेजिस्टेंस पैदा हो गया हो। लेकिन ये जो है, ये इसके बारे में कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस आई हैं, कुछ एविडेंस है, लेकिन अभी मैं नहीं समझता कि ये बात साबित हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ जिक्र करेंगे पाकिस्तान की सियासत में हो क्या रहा है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई आज, जब एक मरतबा फिर से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी काबीना में शफल किया। निज़ामी साहब बहुत से अहम, खैर वज़ीर कोई भी हो वो अहम ही होता है, लेकिन अहम कलमदान हैं जो जिन्हें स्वैप किया गया है। खुसरो बख्तियार साहब से फूड सिक्योरिटी का कलमदान वापस ले लिया गया है। वो कहते हैं वॉलंटरीली उन्होंने वापस किया। जी, ये भी शेख रशीद साहब का ये कहना था हमारे चैनल से गुफ्तगू करते हुए कि उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया, लेकिन साथ ही उनको जो इक्तिसादी उमूर का कलमदान है वो भी दिया गया है। फ़खर इमाम साहब, उनको अब फूड सिक्योरिटी का वज़ीर बना दिया गया है। हमाद अज़हर साहब, आज़म सवाती साहब, बाबर अवान साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का इस्तीफ़ा भी बिल आखिर मंजूर हो गया है। अमीनुल हक साहब को भी वज़ीर बना दिया गया है। वफाकी सेक्रेटरी हाशिम पोपलजी वो भी ओहदे से हटा दिए गए हैं। ये सब कुछ हुआ है जब FIA की आटा चीनी से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं, खान साहब फ्रंट फुट पे है। वैसे तो बिल आखिर FVR की भी सुनी गई है कि नौशीन अहमद जो हैं, नौशीन जावेद नवीद जावेद अमजद जी, उनको परमानेंट कर दिया गया। चेयरपर्सन तो थी पहले ही वो। जी जी, ये तो चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन सबसे पहले आप इस्तीफ़े को ले लें, ये रीशफल को ले लें। जी, ये ऐसे ताश के पत्ते हैं जो इधर उधर कर दिए गए हैं। ये कोई मेरिट पे नहीं हुआ जी, रीशफल। खान साहब अफोर्ड ही नहीं कर सकते जो उनकी सूरत हाल है उस पर। अब मसलन देखें, खुसरो बख्तियार जो हैं, अगर उनका नाम आ रहा था जी, तो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जी हमने बड़ा क्रेडिट है जी, हमने वो रिपोर्ट जो है पहले तो छुपा लेते थे, हम छुपाते नहीं, हम छापते हैं, जिस तरह के हमारे अखबार का भी स्लोगन है। जी जी, है जी। तो क्या किया छाप के आपने? खुसरो बख्तियार को इनाम दिया है कि आपने उनको इक़्तिसादी उमूर का वज़ीर बना दिया। इनको फारिग नहीं करना चाहिए था। साइड पे हो जाते समीउल्लाह चौधरी जिस तरह पंजाब के वज़ीर साइड फारिग करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको सैक कर देते, आप उनको कहते हैं कि आप फिलहाल ज़रा घर बैठें, आपका नाम क्लियर हो जाए। तो दूसरी तरफ ये गलत खबर लीक कर दी कि जहांगीर तरीन जो है उनको टास्क फोर्स से हटा दिया गया। जी जी, वो अमली तौर पे तो एग्रीकल्चर का वही सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उदा नहीं था उनका, नोटिफाई नहीं थे, वो नोटिफाई हो ही नहीं सकता था उनका। ठीक है जी। फिर आप मुझे बताएं कि एक जोर काबिल आपको मिला है, कौन जिसमें नया है, क्या नाम है उसका? नाम लेना आप। किसका जिक्र? बाबर अवान साहब। जोर काबिल है। वैसे निज़ामी साहब वो पहले मुशीर थे, अलहदा हो गए वो थे। पीपल्स पार्टी के दौर में भी बेड़ा गर्क कर चुके हैं उनका।
इंटेग्रिटी मुझे उनकी अच्छी तरह मालूम है। अल्लाह ने उन्होंने तरक्की दी है, तो डॉक्टर बाबर रहमान है जी। लेकिन और कोई जो काबिल नहीं। फिर बताइए कि अगर आप रीशफल कर ही रहे थे भाई, तो शेख रशीद ने कौन से ऐसे कारआए नुमायाँ अंजाम दिए हैं रेलवे में जी 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 कि वो अभी तक वज़ीर रेलवे हैं। इसका मतलब है कि जो अपनी ठीक बटन दबाए खुशामद के और चरब ज़बानी के, वो तो उसकी नौकरी पक्की। जी। और इस रिशेवल में क्या है यार, बाकी इधर उधर कर दिए। ताश निज़ामी साहब कुछ खबरें और भी आ रही थी जो आप ये ताश कभी खेल लिया? जी जी, ताश खेली है निज़ामी साहब। ये बस वो काट दिया, वहाँ से ऊपर आ गए कुछ और कुछ जी 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 बिल्कुल ऐसे है। ये कुछ और भी खबरें आ रही हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान को हटाने का भी फ़ैसला किया गया है। रज़ाक दाऊद साहब से मुतालिक भी बातें हो रही हैं। और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में मेरे ख्याल से खबर ठीक नहीं लगती मुझे। जी अच्छा निज़ामी साहब, ये तो कैबिनेट शफल हो गया, लेकिन इससे बड़ा एक जो इस वक्त एक तूफ़ान है, ये रिपोर्ट तो पब्लिक कर दी है पीटीआई ने, हुकूमत ने। जहांगीर तरीन साहब की तरफ आने से पहले सियासी तौर पे क्या इमरान खान साहब के चाहने वाले इस बात को इंडोज़ कर रहे हैं कि शफाफियत और एहतसाब के मिशन पे गामज़न है इमरान खान, या इन हालात में सियासी तौर पे परवेज़ इलाही का नाम आना, मुनस इलाही का नाम आना, बाकी दोस्तों का, उनके करीबी साथियों का नाम आना इमरान खान के लिए नुकसानदेह होगा? ये देखिए, ट्रांसपेरेंसी जो है ना, शफाफियत जिसको कहते हैं जी, वो उसी तक होती है जब उनको कोई उसका खमियाजा भी भुगतना पड़े। जी। तो खान साहब इस पोजीशन में तो नहीं है कि वो मोनसलाई को इधर उधर कर सकें। जी। जहांगीर तरीन का पास तो कोई सरकारी उहदा था ही नहीं। जी। वो तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट के हाथों डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। जी। तो उनको तो क्या करेंगे वो। तो अब मकसद देखने का ये है कि अब देखें, जो अब आपने बात की वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, जहांगीर तरीन साहब ने आज आज़म खान का नाम लेते हुए इल्ज़ाम लगाया जी कि उन्होंने उनको फारिग कराया। यही है ना? जी। बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे एक लिहाज से कि जहांगीर तरीन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे। जी। आज़म खान ने इंट्रीग करके उनको निकलवा दिया, और आज़म खान वाकई उनके सख्त पीछे पड़े हुए थे अच्छा। बकौल जहांगीर तरीन के। जी। और उनका रोल ये होगा। लेकिन क्या हुक्मरान इतने कानों के कच्चे हैं कि उन्होंने हाँ जहांगीर तरीन को मोरद इल्ज़ाम लगा के ये रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी। अब आप इस रिपोर्ट पर आ जाएं। अच्छा निज़ामी साहब, मैं रिपोर्ट पे आता ये हूँ। रिपोर्ट जो है ये पॉलिटिकल है, इसके सियासी मोरक़ात हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर देखा जाए तो ये सब्सिडी दी गई 22% जहांगीर तरीन साहब का मार्केट शेयर है। 20% वो कह रहे हैं। 22% है ना जी। उस हिसाब से उनको 12% सब्सिडी दी गई। उसी हिसाब से नहीं, वो 12% एक्सपोर्ट के बाद। जी जी ठीक, आप बिल्कुल ठीक है, confuse कर बिल्कुल रहे हैं ठीक, बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 आते हैं खुसरो बख्तियार जी। वो भी उनकी मार्केट शेयर के। नंबर 3 जहांगीर तरीन साहब के कज़न है शमीम खान, उनकी मिल रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन से उनका कोई तल्लुक नहीं। अब इस सारे फैसले को जी बाकायदा जो शुगर बोर्ड है जो जिसके सबरा कौन है, शुगर रज़ाक दाऊद, जी जी अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, उनके साथ मीटिंग में ये फैसले हुए। ये फैसला भी मीटिंग में हुआ कि 1 मिलियन टन जो है वो एक्सपोर्ट कर दी जाए। जी। ठीक है। वो सेक्रेटरी फूड ने कहा भी कि जनाब ये करेंगे तो अगले साल शॉर्टेज हो जाएगी। फिर इसको ईसीसी ने मंजूर कर दिया। जी। फिर कैबिनेट कैबिनेट ने ने किया। उसकी मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दे दी। जी। सब्सिडी भी दे दी, कीमतें भी बढ़ गई। जी। तो भाई इसमें अगर वाकई ये फोरेंसिक रिपोर्ट आनी है कमीशन की, तो इसमें तो बड़े बड़े पर्दानशीनों का नाम आता है। मेरा सवाल है निज़ामी साहब, नाम दूसरी जानिब, अब ये एक हुकूमती फ़ैसला है और सुप्रीम कोर्ट की जो तशरीह है उसके मुताबिक काबीना का फ़ैसला हुकूमती फ़ैसला होता है, सरकार का फ़ैसला है। अब हुकूमती फ़ैसले को एक इदारा FIA उसकी कमेटी ये लिखती है द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इज़ नॉट जस्टिफाइड,
अब यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही है कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, जब हुकूमती फैसला है और एक हुकूमती इदारा ही उसको कह रहा है कि ये जस्टिफाइड नहीं है। भाई ये एक असल में एक लार्जर क्वेश्चन है जी। जहाँ तक खान साहब की ज़ाती तल्लक है, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये रवायत जो है, ये पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो कितनी सनतें लगाई उन्होंने, जी, को लगाई थी, नेशनलाइज किया सब सिलसिला ही उन्होंने। मोहम्मद खान जनजो की कितनी थी जी। ये रवायत लेकिन डाली ज़िया-उल-हक ने। जी। ये शुगर मिल वाली जो बीमारी है ना, चौधरी सबसे पहले तो उन्होंने एक इतफाक स्टील मिल जो है वापस, जी जी जी, खानवादा है शरीफ, उनको ग्रोम किया, पहले चीफ मिनिस्टर बनाया, उनकी वफात के बाद वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। जी जी चौधरी बरादरान ने शुगर मिल लगाई, शरीफ बरादरान ने लगाई, जी, फिर जरदारी साहब ने लगाई, ओमनी ग्रुप उन्हीं के ना। जी जी। तो ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात के तदाद का तस्वर, वो हमारे यहाँ है ही नहीं कि जो लोग पॉलिसी पर नज़रअंदाज हो सकते हैं, जी, ऐसी पॉलिसियाँ जिनसे उनको फ़ायदा पहुँचे, वही इक़्तिदार में हो। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कि या आप बिज़नेस, अब वो तो ये रहना कि जो बिज़नेसमैन है वो सियासत में, जो सियासतदान है वो बिज़नेस में आ गए। अब इसका एक और भी पहलू आप देखें जी, कि ये इसी रिपोर्ट में एक बात ठीक लिखी हुई है जी, कि क्योंकि शुगर के कीमतें ऊपर जाने से ग्रोअर्स को बड़ा फ़ायदा हुआ, जी, तो एक दौड़ लग गई कि गन्ना उगाओ, गन्ना उगाओ, गन्ना, इसलिए कि गन्ने पे कैश ज़्यादा मिल रहा है आपको। जी, ऐसे ही है। ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब का एरिया है, वहाँ पे आउटपुट ज़्यादा होती है, गन्ने का जो रस है वो ज़्यादा निकलता जी जी, ऐसे ही है। है। और आसान फसल है निस्बतन गंदम की। इसीलिए और आपने दूसरे- देखा होगा कि नवाज शरीफ के दौर में उनके कज़न ने औने पौने इजाज़त लेके अपनी मिल जो है जी जी वो वहाँ शिफ्ट कर दी, जी जी, फिर हाई कोर्ट ने रोक दिया उसको, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला। सुप्रीम कोर्ट। तो मकसद कहने का ये है कि ये है ही एक असूली तौर पे, लेकिन जब तक ये हो रहा है, आप खाली जहांगीर तरीन को नकू बना के ये कहना कि जी बाकी तो बड़े पवित्र हैं, ये कहाँ तक जाए। आप जहांगीर तरीन पे आ जाए, अगर आप, निज़ामी साहब जहांगीर तरीन साहब पे आते हैं, लेकिन जहांगीर मैं तरीन आपको साहब के बताऊंगा जो मैंने सियासी क्यों कहा, जी, वो अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर, जी जी ज़रूर करूंगा। निज़ामी साहब उन पे आते हैं, लेकिन इस कहानी के सारे के ना अभी 3 रुख सामने आते हैं। एक तो सियासी है, इमरान खान को फ़ायदा या नुकसान है इन हालात में ये रिपोर्ट सामने आने का, हुकूमत को फ़ायदा या नुकसान है। दूसरा कारोबारी है। अब इसकी एक मिसाल ये भी है, 2 दिन पहले इमरान खान कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम अनाउंस करते हैं एक तरह से। अब इन हालात में जब उनके बहुत करीबी दोस्त अब वो इंक्वायरी में आ गए हैं, कौन अपना पैसा कंस्ट्रक्शन में लगाएगा, ये भी सवाल है। तीसरा पहलू, जहांगीर तरीन और इमरान खान का ताल्लुक बहुत गहरा समझा जाता था, क्या इस रिपोर्ट के आने के बाद अब इसको भी ट्रांजैक्शनल रिलेशन समझा जाएगा? ये मैंने यही सियासी पहलू में आपसे अर्ज करना चाहता था। जी, आपको एक किस्सा सुना दूँ मैं आज। जी जी, जब नवाज शरीफ इलेक्ट हुए पहली दफ़ा, तो चौधरी बरादरान मेरे घर आए, पुरानी बात बता रहा हूँ। जी, उन्होंने कहा, मैंने कहा जी चौधरी साहब आप एक काम कीजिएगा, अब इंडस्ट्री ना लगाइए कोई और। चौधरी शुजात खड़े हो गए, कहने लगे भाई सानू बेनज़ीर ने बड़ा नुकसान पहुँचा, क्यों ना लगाइए। तो ये सोच जो है, यही इस मुल्क की दुश्मन है। इसी तरह जो अल्लाह नसीब करे, जन्नत नसीब करे, मियाँ शरीफ ने ये मेरे सामने कहा, उनसे यही बात गालिबन मजीद निज़ामी साहब ने कही, मैं था। उनका क्यों, अब तो हमारी बारी आई है, तो ये बारियाँ कर लेते रहे। अब आपका दूसरा सवाल है जहांगीर तरीन साहब की तरफ। दूसरा तो मेरा एक मुआशी पहलू था ना कि आप एक जानिब एमनेस्टी अनाउंस करते हैं। वो मुआशी पहलू जो है वो तो देखें आप, ये अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में, ये भी बड़े बड़े बाज़ टाइकून्स को जी, नवाजने के लिए किया गया। इसमें बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। जी, अब सवाल ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि टीटियाँ लगती रही हैं या
शहबाज शरीफ की और उसकी फैमिली की। नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा जी। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को छोड़ूंगा। अब आपने उसको बाकायदा उसको एक फरीज़ा करार दे दिया कि देखें ना, फर्ज करें जी आपकी टेक्सटाइल बिल है, मैं साथ ही आपकी एक प्रॉपर्टी की भी कोई फर्म है, कुछ बहुत बड़ी कोई स्कीम है, आप कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी बना लेते हैं कि जी मैं तो फ़ायदा उठाता हूँ इससे, तो इधर से जो पैसा है वो उधर ऑर्डर कर लेंगे, अब उधर से आएगा इधर चला जाएगा। तो ये बताइए कि अगर आप खुद ही लो पोल दे रहे हैं तो आप फिर टू एफ वाली बात किधर गई? निज़ामी साहब यही मेरा अगला सवाल था। अब यहाँ पे एक मुश्किल जो बाज़ाहिर नज़र आ रही है, और बाय द वे इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना एक मजबूरी माहौल होता है जी। क्या प्रॉपर्टी की बिलें बढ़ेगी? बाज़ाहिर लग नहीं रहा नहीं लगा। क्या इससे बहुत बड़ा को बूम आएगा? जी नहीं, बूम आएगा तब आप ओवरऑल इंडस्ट्री को कोई देंगे, कोई मराहत देंगे, उनको टैक्स हॉलीडेज देंगे, कुछ किस्म की जी जी, नॉट फॉर वन सेक्शन। निज़ामी साहब ये इटसेल्फ, अब ये रिपोर्ट तो चलें इमरान खान साहब ने अपना वादा पूरा किया है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक सवाल और है कि आपने FATF के साथ भी एक मरतबा फिर से मोल ली है। आप जो उनकी आप बता रहे थे कि हम आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अमल कर रहे हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्री एक तरह से आपके लिए फिर से वहाँ मुश्किल खड़ी कर नहीं, सकती वो है। आपने वो डैनियल पॉल के कातलों की जी जी रिहाई नहीं हुई, उससे शायद को थोड़ा बचत हो जाए जी, लेकिन इस पे ये फ़र्क पड़ेगा ज़रूरी है। ये जो इस किस्म की स्कीमें हैं ना, ये उसके एजेंडे में नहीं आती। अच्छा निज़ामी साहब, वो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा इस पे बात करेंगे कि अदालत की जो अक्सर ऑब्जर्वेशंस हैं आज, और मैं तरीन साहब के बारे में भी आपको कुछ बताना निज़ाम साहब तरीन साहब से मुतालिक भी बात करते हैं, लेकिन ये जो अनाउंस किए गए थे पैकेजेस हुकूमतों की जानिब से, क्या रीज़न है कि वो मुस्तहिक़ीन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे, कुछ दीगर मामलात पर भी हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले हम अदालत की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रिमार्क्स हैं, उस पर बात कर रहे थे। वहाँ पे ज़िक्र हुआ जो हमारी इंसानी हकूक़ की वज़ीर हैं शीरीन मज़ारी साहिबा से भी, और जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये कहा कि उनको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। कैदियों के मामले पे निज़ामी साहब उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिए थे शीरीन मज़ारी साहिबा ने। अब ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, कितने कैदी हैं जिनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव है, वहाँ जो मुक़य्यद लोग हैं उनको रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? देखना एक मसला ये हुआ है जो कैंप जेल में मसलन बहुत सारे लोग हैं जी, लाहौर कैंप जेल, लाहौर कैंप जेल में, कैंप जेल में फैल भी चुका हुआ है। अच्छा, हाँ, 3 हफ्ते से ना उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है, ना कोर्ट पेरेंट्स के ज़रिए हो जाती है मुलाकात, ना वो हुई है, कोर्ट पेरेंट्स हो ही नहीं रही जी। तो उनके जो लवाकिन है वो सख्त परेशान हैं, और ना उनकी बेल का कुछ बन रहा है, ना डेट्स हो रही हैं जी। तो मेरे ख्याल से इस बारे में सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा शीरीन मज़ारी साहब ने जो कहा है ना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, हाँ, कुछ इन्होंने कुछ प्रिजनर्स को डिस्ट्रिक्ट में भी वैसे शिफ्ट किया है जी जी जी। क्राउडिंग कम करने के लिए। लेकिन ये इस तो नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए ना कि ये जो जेल है ये एक किस्म के मंबा हो जाए इस डिजीज़ का। अच्छा निज़ामी साहब, ये कोरोना के सारे मामलात में एक तरह की सियासी बेयकीनी पैदा हो गई है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ब्रेक से पहले, ये जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब का रिलेशन, जहांगीर तरीन वाज एवरीथिंग फॉर इमरान खान, और ये जहांगीर तरीन का अपना ग्रुप कौन सा था PTI में? सबसे पहले तो 2 बातें देखें जी। जहांगीर तरीन साहब से ज़्यादा कोई करीब नहीं था, एक जहांगीर तरीन और एक अलीम खान जब अपोजिशन में थे जी। सो मच सो कि इनको कहा जाता है ये खान साहब की ATMs है, आपको याद हो। जी जी, अपोजिशन खुल के कहती है। जहांगीर तरीन का जहाज़, जहांगीर तरीन का टाइम, जहांगीर तरीन की एनर्जी, उसके बेपनाह माली वसाइल, जी उनका वक्त, जी, सब कुछ खान साहब के लिए हाजिर था। मुझे याद है कि जब लंदन में वो एक शदीद आर्जे में मुब्तला हुए, ये शायद 2015 की बात है या 14 की शायद 15 की, तो वो अभी पूरी तरह सेहतियाब नहीं हुए थे, तो आकर 14 की बात थी, वो धरने में जहांगीर तरीन साहब तरीन शामिल हो गए। जी। फिर उनका जो असल रोल था वो था
इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद खान साहब के पास मेजॉरिटी नहीं थी जी, तो इत्तेहादियों में इकट्ठा करने के लिए, ये नहीं कि तरीन साहब जो कुछ कर रहे थे वो खान साहब के लिए कर रहे थे, खान साहब PTI के के बाद लिए कर रहे थे और वो अपना जो ताकत थी वो डराइव करते थे वहाँ से। जी जी, लेकिन एक इंतहाई ज़हीन फतीन सिंसेर आदमी होने के साथ इमरान खान साहब, उन्होंने अपना सब कुछ उनके लिए दिया। तो निज़ामी साहब वो फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। नहीं, वो तो खैर अयूब खान का अमेरिका में कहा रहा था, लेकिन यहाँ देखिए सियासतदानी जान जो होते हैं ना हमेशा यूज़र होते हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन जो हैं वो इस्तेमाल हो गए हैं। करके फिर फारिग अगले। अच्छा, अलीम खान साहब ने अभी रिसेंटली मुलाकात की है। अब ना जहांगीर तरीन के जहाज़ की ज़रूरत है जी, ना उनके रेंज रोवर की ज़रूरत है खान साहब को। खान साहब वज़ीर आज़म, कोalition बन चुकी हुई है। लेकिन इसमें कुछ मामलात जो आपका दूसरा कोई सवाल था अभी कर रहे थे कि उनका PTI में कोई ग्रुप है। PTI में ग्रुप कौन सा है? देखिए ये मैं एक बात बताऊँ, एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, खान साहब की खातर उन्होंने बहुत सारी दुश्मनियाँ भी पाली थी जहांगीर तरीन साहब ने। अच्छा, एक जेलसी बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारे मुल्क में। मुझे इसलिए पता कि मैं खुद भी इसका शिकार रहा हूँ जी, अपने अदारे में। अच्छा, वो छोड़े खैर, लेकिन ये मैं बड़े स्केल पे आपको, जहांगीर तरीन साहब इतने ज़्यादा करीब थे कि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था और वो किरदार भी वो अदा करते थे। जी, ऐसे ही है वीटो पावर भी था जी। 24 घंटे वो इन टच थे। इसके बावजूद डिस्क्वालीफाई थे, हर मीटिंग में वो शामिल होते थे। ठीक है जी, जो अहम मीटिंग होती जी, लेकिन अब देखिए, अब असद उमर का मामला देखें। जी, जब हुकूमत में आया तो असद उमर को बना दिया गया वज़ीर ख़ज़ाना। असद उमर कहते थे कि IMF पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जहांगीर तरीन साहब ने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया जिसमें आरिफ नकवी भी शामिल थे। जी जी, वो खुद थे, शौकत तरीन थे। उनका ख्याल था कि फौरी तौर पे चले जाएं। जाना चाहिए। असद उमर साहब सरतोड़ मुखालफत करते थे। फिर जहांगीर तरीन साहब की ये रिकमेंडेशन थी कि हमें को और आदमी लाना पड़ेगा। फिर वो हफीज़ शेख को ढूंढ के लाए जी। अब असद उमर की छुट्टी हो गई। अब असद उमर जो है जहांगीर तरीन को माफ़ तो नहीं करेगा ना जी, लेकिन जहांगीर तरीन अगर खुद बनता वज़ीर ख़ज़ाना तो फिर को गिला होता ना खान साहब को। ठीक है ना। अब आगे आ जाए आप। असद साहब फिर से लाइमलाइट में आ गए निज़ामी साहब। वो मैं बताता हूँ बाद में, आप वो जी। पूछिएगा ज़रूर। जी, दूसरे नंबर पे शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी का कहते थे कि मैं वज़ीर आला बनूंगा पंजाब का, लेकिन वो सूबाई सीट हार गए। और वो इल्ज़ाम भी जहांगीर साहब वो पे कहते लगा। हैं जहांगीर तरीन ने 10 करोड़ रुपये लगा के मुझे हरवा दिया। जी, अब क्या कहिए इसका। आज़म खान को ये भी शिकायत थी कि यार जहांगीर तरीन जो है मुझे अंडर कट करता है। वो भी अपनी जगह पे। मतलब है कहने का कि वो ये जो शहजाद मिर्ज़ा, क्या नाम है उनका, शहजाद अकबर। शहजाद अकबर जी, ये भी जहांगीर तरीन की मुखालिफ लॉबी में थे। अच्छा। जहांगीर तरीन के साथ कौन था? ये आप कह सकते हैं कि कुछ लोग उनके कदरदान थे लेकिन साथ नहीं थे। अच्छा, निज़ामी साहब उसकी वजह एक जी, कि इन्होंने ये समझा कि मैं इमरान खान के करीब हूँ और मैं मेरिट पे काम कर रहा हूँ। ही डिड नॉट बॉदर। जी, नतीजा हुआ कि अपना ग्रुप बनाने में वो कतई नाकाम रहे। अच्छा निज़ामी साहब, सवाल ये है, अब प्रैक्टिकली जहांगीर तरीन इमरान खान से इस वक्त दूर हो चुके हैं। लेकिन लास्ट रॉ क्या आपने नहीं पूछा मुझसे। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। इस सारे सिनेरियो में बीच में ये खबरें भी आई थी कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के जो मामलात थे वो बेहतर हो चुके हैं। लेकिन यार शौकत महमूद भी इनके साथ नहीं थे। शीरी मज़ारी से कुछ ठीक ठाक हो गया था बात, लेकिन वो कोई इनको वो एक आउटसाइडर के तौर पे देखा जाता था। जी जी जी। अब इनका लास्ट रॉ जो है वो बड़ा मुश्किल है मेरा कहना। वो मुक़्तदर हज़ारों के बड़े करीब थे जी, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी इस मामले में जहांगीर तरीन को अबंडन कर। बहरहाल निज़ामी साहब, ये जो इस वक्त एक सियासी बेयकीनी तो है और पाकिस्तान में एक मुश्किल वक्त है, कोरोना की वबा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। लोग तवक्को कर रहे हैं कि ये सारी सियासी कुव्वतें किसी यकीन के साथ आके अवाम को कोई
बाज़ाब्ता रिलीफ मिले, कोई रोड मैप मिले जिसको आवाम फॉलो करें। खुदा करे ये सियासी बेयकीनी भी छट जाए, लेकिन आने वाली जो वक्त है ना निज़ामी साहब, उसमें लग ये रहा है कि ये बेयकीनी बढ़ती जाएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम से इतना ही, फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।